तो ये है +1 बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। इस ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पेज है, यहाँ तक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आता है। क्या लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? पहले मैंने आपको बायोलॉजी का मतलब बताया, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, हो गया। अब चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आप कैसे पता लगाओगे कि ये चीज लिविंग है? कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज लिविंग है? अगर वो सांस ले रही हो, ब्रीथ कर रही हो, ठीक है, या मूव कर रही हो, ठीक है, इस तरह से। तो अब इस पेज में हम पता करने जा रहे हैं क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हैं ये पता करने के लिए कि ये चीज़ लिविंग है या डेड है। इज इट ओके? और उसके बाद हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ द लिविंग टाइप इज अमेजिंग। बोलते बहुत सारे हैं, डॉग, रैट, कैट, बहुत सारे हैं। एक्स्ट्रा और ऐसा ही प्लांट्स में है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। हैबिटेट्स पता है? नहीं पता? लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एनिमल, बनी ऑर्गेनिजम्स। लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, बोलते अलग अलग एक्स्ट्रा हैबिटेट्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुत ठंडे उसमें कौन पाया जाता है? पोलर बियर्स वगैरह रहते हैं। तो ये क्या है? ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट है कि नहीं? हम बर्फ में नहीं सरवाइव कर सकते, वो बर्फ में सरवाइव कर सकते। कई डिसीडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, कई ओशियंस में ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ठंडे पानी में भी नहीं मरते। बैक्टीरियाज, ओशियंस, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट, इन सभी में बोलते अलग अलग तरह की लाइफ पाई जाती है और इन सभी को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट्स, ठीक है। क्या कहते हैं? हैबिटेट्स। हैबिटेट्स वो है जहाँ लिविंग या डेवलप किया जाए। और क्योंकि कोल्ड माउंटेन्स में भी चीज़ें रहती हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट में भी रहती है, ओशियंस में भी रहती है, फ्रेश वाटर में भी होती है, डेजर्ट में भी होती है, इवन हॉट स्प्रिंग में भी होती है, ठीक है। लीव्स अस स्पीचलेस। इतनी हैरानी की बात है कि इतने ठंड में, इतनी गर्मी में, इतने सब में कोई ना कोई जरूर सरवाइव कर सकता है। हम भले ना सरवाइव कर सके लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो जरूर वहाँ सरवाइव कर रहा है। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स ऑफ migrating birds, the valley of flowers or the attracting sharks evokes a deep sense of wonder। बोलते जब हम देखते हैं ग्रुप में हॉर्स घूम रहे हैं, बर्ड्स ग्रुप में फ्लाई कर रहे हैं, फ्लावर्स हैं, ये हमें अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन among members of the population and among population of the community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life। बोलते ये देखना कुछ चीज़ें आपस में लड़ रही हैं, कुछ एक दूसरे को कॉपरेट कर रही हैं, कोई पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ रहना चाहती है, कई अलग रहने के लिए लड़ते हैं। बोलते सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स। सेल किस चीज़ का बना है? बहुत मॉलिक्यूल्स का बना है। सेल किस चीज़ का बना है? ये है सेल। मान लो ये है सेल। अंदर इसमें अगर ये वैक्यूल है और ये और क्या क्या होता है? गोल्जी बॉडी है ना, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ऐसे ही होता है सेल। अब ये किस चीज़ का बना है? ये साइटोप्लाज्म किस चीज़ का बना है? या फिर ये गोल्जी बॉडी किस चीज़ का बना है? ये वैक्यूल किस चीज़ का बना है? ये न्यूक्लियस किस चीज़ का बना है? मॉलिक्यूल्स का, है ना, मॉलिक्यूल्स का। तो ये कह रहे हैं कि जब भी मैं ये सब कुछ देखता हूँ, अलग अलग तरह के जानवर ग्रुप में चले हैं, हॉट डेजर्ट में, कोल्ड में, सब हैबिटेट्स हैं अलग, ये मुझे जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ क्या है, आखिर लाइफ है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग। बोलते ऐसा क्या है जो लिविंग में है और नॉन लिविंग में नहीं है? बोलते ये जानने की
हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे इन सभी क्वेश्चंस का हम इसमें आंसर देंगे। लिविंग है क्या, और लिविंग चीज़ नॉन लिविंग से अलग कैसे है, और किस तरह से अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरह की ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स में तो मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओगे बेटा, आपका नाम क्या है? आरोही। मुझे बताओगे कि मैंने क्या बोला? इसमें हैबिटेट्स के नॉर्मल लिविंग्स एंड लिविंग थिंग्स क्यों अलग होती है वो हम आगे भी पढ़ेंगे। हैबिटेट्स क्या होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स होती है जो बॉटम में मतलब ऐसी चीज जो सर्वाइव करती तो लैंड पे तो चीज़ सर्वाइव कर रही है, तो जनरल है, लेकिन बहुत हॉट स्प्रिंग में भी कर रही है ऐसे करके। हाँ, और क्या होता है? हैबिटेट का मतलब बता दिया, बायोलॉजी का मतलब बता दिया, और हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे ये बता दिया। अब हम जानने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्या है। व्हाट क्वेश्चन आएगा पीछे, क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यही है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आप क्या करोगे? द नंबर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हाँ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स और बैक्टीरियाज भी सारे डिफरेंट होंगे, तो आप सीधे लिखोगे कि द नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हो गया? तो यहाँ तो ये यूजलेस होगा, तो हम सीधे यहीं से बायोडाइवर्सिटी का मतलब जान लिया हमने। एंड इसके बाद हम चले यहाँ पर। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously moving। जैसे जैसे हम जाते जाएंगे हमें नए नए, हम साउथ अफ्रीका जाएंगे हमें अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, हम लोग गोवा साइड जाएंगे हमें अलग तरह के, हम कश्मीर जाएंगे हमें अलग तरह के कुछ न कुछ नया ऑर्गेनिज्म और कुछ न कुछ नए प्लांट्स मिलेंगे, है ना। तो क्या है, एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूस बीइंग आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश की तो सारे वर्ल्ड में हमें मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिले। अब एक एक की स्टडी करना बहुत मुश्किल था, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया और उनका नोमेनक्लेचर किया। उनको आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, मैं भी आंसर दूंगी। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज नोमेनक्लेचर, मैं भी आंसर दूंगी, इनका मीनिंग्स में जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिल गए, उनको सिंगली मतलब रखना और याद रखना इम्पॉसिबल था, तो हमने क्लासेस बनाई, ग्रुप बनाए, जेनरा बनाए, तो इस तरह से उनको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की कि जिनके 10-12 कैरेक्टर एक जैसे थे उनको एक क्लास में रख दिया, जिसके दूसरे 4 टांगों वाले एक साथ रख दिए, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट, तो वो उससे हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया पहले और फिर हमने नोमेनक्लेचर किया। तो इन दोनों में से एक डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट टेस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर होते हैं, तो इन दोनों में से एक डेफिनेशन आ जाती है। हैंस there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the name all over the world. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। बोलते अब क्या करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पे नीम पाया जाए, मैं नीम नाम दे रही हूँ, या साइंटिफिक नेम मान लो मैंने नीम दे दिया, और यूएसए में उसका नाम बीम दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, और कहीं और कुछ दे दिया तो क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी। तो क्या हुआ, नोमेनक्लेचर हुआ, तो स्टैंडर्डाइज करने की नाम को कोशिश की गई ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और उसको क्या कहते हैं, उसको नाम देने के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पहली डेफिनेशन है जो पेपर में आ सकती है, ठीक है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल बोलते, लेकिन नाम तो आप तब कर सकते हो ना किसी का जब आप उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो बिफोर नेमिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई, एंड दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। कर लोगे? In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the. बोलते तो उन्होंने क्या किया कि स्टडी करने से पहले और साइंटिस्ट ने क्या करने की कोशिश की, उनको फिर नाम देने की कोशिश की वर्ल्ड में। फॉर प्लांट्स के लिए जो है
जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बैठती है काम करने के लिए, है ना, जैसे एक मिनिस्टर एक काम करता है, दूसरा काम करता है, उस तरह से क्या है कि नेमिंग करने के लिए प्लांट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICBN, ठीक है। और जो एनिमल्स की नेमिंग करेगी वो है ICZN। बी से होता है बोटेनिकल और जेड से होता है जू फॉर एनिमल्स एंड बॉटनी। Biology is divided into two parts. Botany and zoology. Botany ये अगर आप BSc करते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में बॉटनी एंड जोलॉजी लगेगी। जोलॉजी, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, जोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। हो गया। तो ये आ सकता है कि व्हाट इज ICBN, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, तो आप क्या बोलोगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN विच इज फॉर प्लांट्स एंड ICZN विच इज फॉर, हो गया। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ, तो इन्होंने कहा कि ये इस तरह से करते थे कि ऐसा ना हो कि अलग अलग जगह अलग नाम पड़े, तो एक ही नाम हो एक ऑर्गेनिज्म में पूरे वर्ल्ड में, ये इंश्योर करने का जो जिम्मा है वो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया। हो गया। इस पार्ट में यही है, ठीक है। इसके बाद है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक, लेकिन बोलते अब इनको काम दे दिया इस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो 20 लोग हैं जिनको नेमिंग करनी है उसमें भी, और इनको बता दिया कि भाई नेमिंग ऐसे ऐसे करनी है, कैसे करनी है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, इज इट ओके। इसलिए ये जो जैसे मैंगो के लिए साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका है, किस तरह से दिया वो ये बताएंगे इधर। तो यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन और नहीं पढ़ सकता, मैं बताने जा रही हूँ क्या क्या पढ़ सकता है। व्हाट इज नोमेनक्लेचर, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, ICBN की फुल फॉर्म, ICZN की फुल फॉर्म, और व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। और अब अगला क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये आ सकता है व्हाट आर द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, इज इट ओके, ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट रूल ये है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन इंस्पेक्ट, वो लैटिन लैंग्वेज में ही लिखे जाएंगे, ठीक है। लैटिन में इटैलिक्स में, आपने पढ़ा है अल्फाबेट्स की बुक, तो इटैलिक्स में द फर्स्ट, ये है इटैलिक्स ऐसे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड और ए बायोलॉजिकल नेम रिस्पेक्टिव द जीनस, द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक कैटेगरी। बोलते ये जो पहला है इसको हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट नेम है, इसको हम जीनस कहते हैं। ये क्या है, मैंजिफेरा क्या है, जीनस है, क्या है, जीनस, ठीक है। जीनस में और सेकंड जो है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट, पता लग गया, स्पेसिफिक एपिथेट, क्लियर है। तो क्या पढ़ा, इटैलिक्स में होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकंड को स्पेसिफिक है। both the word in the biological name when handwritten are separately underlined। बोलते हैं अगर आप ये बुक में लिखा है अगर अंदर से करोगे तो इसको भी अंडरलाइन करोगे और इसको भी अंडरलाइन करोगे हैंड से, ठीक है। अगर मान लो आप इटैलिक्स में नहीं लिख पाते तो क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। अगर वो प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में होगा, अगर आप हैंड से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना है, दोनों को, हो गया। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। इट कैन बी, अगर आपने ये चेंज किया, इसको कैपिटल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, समझ आ गई बात। हाँ, तो ये थे रूल्स, ठीक है, फॉर नेमिंग, और ये सब कुछ, ये आगे क्वेश्चंस आपको जितने करने हो। नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रिवेटेड मैंजिफेरा इंडिका, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लाइनस। ये इसके आगे बोलते हैं, अगर आप, इसका एक और रूल है, अगर आप इन तीनों के बाद जो लिखोगे वो उस साइंटिस्ट का शॉर्ट नेम होगा जिसने वो फाइंड आउट किया, इज इट ओके। तो ये इस तरह से पूरा नाम और ये लाइनस उसका नाम। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, द प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। बोलते हैं ये बड़ा मुश्किल है मिलियंस ऑफ प्लांट्स को याद रखना कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, उनके क्या गुण है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसी तरह से पूरे एनिमल्स का नाम और सब कुछ पता रखना, तो उनको हमने क्लासीफाई कर दिया। एंड दैट इज, ये क्वेश्चन भी आता है,
व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन, व्हाई देयर इज नीड फॉर द क्लासिफिकेशन। मुझे लगता है सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाई देयर इज नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा होने की वजह से क्लासीफाई करना। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे अभी जैसे ये कोरोना के बाद तो बच्चे कम हो गए हैं मेरे पास, लेकिन कोरोना से पहले क्या होता था, एक ही क्लास के 10-11 बच्चे होते थे, तो मैं ऐसे नहीं बिठा सकती थी, 3-4 क्लासेस का इकट्ठे नहीं बिठा सकते थे अलग अलग। तो क्यों? क्योंकि मेरे नंबर बड़े हुए थे। तो उसी तरह से जैसे मिलियंस ऑफ नंबर है, तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, मुझे उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या क्लियर होगी कि वाई देयर इज नीड व्हेन नंबर्स आर मोर, देयर इज ऑलवेज anything which is more in number that should be classified, है ना। मिलियंस इन नंबर तो क्लासीफाई करने ही पड़ेंगे, है ना। तो सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। बोलते क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि सभी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाए, तो ऐसा मेथड निकालना ज़रूरी हो जाता है जिससे कि वो स्टडी हो जाए, और उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आंसर भी मिल गया। तो क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड। बोलते क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कन्वीनियंटली चीज़ों को ग्रुप करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, किस बेस पे, उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। पहले तो हम सीधे ही देखेंगे, अच्छा इसकी 4 टांगे, 4 टांगों वाला उधर जाएगा, ठीक है, डॉग है जो जिनकी है रैट है, अच्छा 2 टांगे हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह आ जाओ जिस जिसकी 2 है, तो फिर बाकी ऑब्जर्व करेंगे। धीरे धीरे 8-10 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे पहले हम सेपरेट कर लेंगे। फिर हमें ये पता होगा कि इस वाली कैटेगरी में 2 टांग वाले हैं, इसमें 4 टांग वाले हैं, इस तरह से हम कहते हैं। तो कह रहे फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो हमें पहले ही पता लग गया, ये प्लांट है ये एनिमल है, उसके बेस पे तो हमने क्लासीफाई कर दिया। अब प्लांट भी फूल जो देते हैं वो एक बुक के अंदर पढ़े जाएंगे, जो फूल नहीं देते हैं वो अलग में, जो फूल देते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म की इतनी मोटी बुक आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है। इसी तरह से आपको ब्रायोफाइटा मतलब अलग, हाँ जिम्नोस्पर्म, इन सबको आपको वो हैवी वुड के जो होते हैं उनको आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ता है। तो प्रैक्टिस्टिक के बेस पर हमने अलग कर दिए। तो कह रहे हैं वी इजली रिकॉग्नाइज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स एंड इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद ऑर्गेनिज्म। बोलते जैसे ही हम लोग इनके नाम लेते हैं ना, वैसे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये डॉग और कैट एक जैसे 4 टांगों वाले, लेकिन ये इंसेक्ट है, ये कुछ डिफरेंट है, और ये छोटा है तो ये किसी और कैटेगरी में डालना है। What images do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will dogs and not cats. Now if we are मतलब डॉग्स के बारे में ही सोचेंगे कि वो कैसा है देखने में, तो सारा कुछ उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या करें, नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एलिस्टे, वी नो दैट वी आर talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears और बॉडी हेयर्स, है ना। बोलते हैं अगर आप डॉग के बारे में सोचोगे तो डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद आएंगे, एलिस्टेनियन के बारे में सोचोगे तो एलिसियंस के कैरेक्टर्स आपको सामने आएंगे। अगर मैमल्स के बारे में, हम मैमल्स हैं, गॉट भी मैमल है, गॉट भी मैमल है, तो हमें मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक सामने आएंगे, बट उसके लिए आपको मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, तभी आप उसको थे। तो कह रहे हैं कि मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक सामने आएंगे, और वो क्या सामने आएंगे कि वो दूध पीती हैं, कि वो बच्चे को दूध पिलाती है। मैमल्स हमेशा बच्चे को दूध पिलाती है, उनके एयर्स जो है बाहर होते हैं, ठीक है, उनके बॉडी हेयर्स होते हैं। लाइकवाइज इन द प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, जैसे हम वीट को, तो वीट की पिक्चर ही हमारे माइंड में आएगी, है ना। तो इसी तरह से हैंस द डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगराइज्ड, है ना। द साइंटिस्ट टर्म फॉर दीज कैटेगराइज इज टैक्सा। बोलते हैं हम जैसे इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को, और अलग अलग चीज़ों को, प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग लेवल में डालना, उन लेवल्स को हम क्या कहते हैं, टैक्सा। क्या कहते हैं, टैक्सा। और इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, डिफरेंट लेवल में रखना, इसे हम कहते हैं टैक्सोनोमी। इसको क्या कहते हैं हम, टैक्सोनोमी। समझ आई ये बात आपको, क्या बोला मैंने? मतलब जो स्टडी हो उसको टैक्सोनॉमी। हाँ मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रखना, वो जो लेवल शब्द है दैट इज फॉर टैक्सा। टैक्सा, हाँ, तो भाई ये लेवल है तो ये वाला टैक्सा है,
ठीक है, मतलब कैटेगराइज करके उसको एक लेवल देना, तो वो लेवल देना मतलब उसको टैक्सा देना, ठीक है। तो वो हो गया टैक्सोनोमी। ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज टैक्सोनोमी, व्हाट इज टैक्सा, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे इस, ठीक है। ग्रास भी इतना ही हो पाता है एक दिन में, ठीक है। तो मुझे किस चीज़ का आंसर चाहिए, मुझे अगर मैं आपको अभी बिठाती और लर्न, तो मैं आपको टैक्सोनोमी का मतलब पूछती, क्लासिफिकेशन का मतलब, ये रूल्स क्या क्या हैं, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर का मतलब, हैबिटेट का मतलब, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये आप मुझे लर्न करके देते और हम सब्जेक्ट चेंज करते फिर यहाँ तक, ठीक है। तो इतना आप देख लो। यहाँ पर मैं एक पेज रह गया है एंजल का, वो पूरा करवा लेती हूँ, है ना, केमिस्ट्री का, फिर मैं आपको करवाती हूँ। एंजल आओ, पूरा कर लेते हैं। शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको क्लियर करवाती हूँ, है। शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो वन, जैसे मैंने आपको बताया क्या, एस ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी भी एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। हम इन्हीं की शेप की बात कर रहे हैं। ये स्फेरिकल शेप में होता है, एस हमेशा स्फेरिकल शेप में होगा, ये डम्बल शेप में होता है, ये डम्बल शेप में होंगे, एक इस तरफ को एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये एक्स डायरेक्शन आपको पता है ऐसा होता है, ऐसा एक वाई डायरेक्शन बीच में होता है, और ये जेड डायरेक्शन में ऐसे करके, ऐसे, मतलब समझ रहे, डम्बल ही होगा ये भी, और ये जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ वही क्या, नहीं ये ऐसे नहीं होती, ये क्या है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, बिल्कुल सीधा ऐसे होता है ना डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, और ये बीच में, ये जेड, ये एक्स और ये वाई। हाँ, तो बस इसी डायरेक्शन में आपने एक, ये इसके बीच में ऐसे बनेगा, हाँ, और ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, बस। इसे एक नोड पॉजिटिव हो गई और एक नेगेटिव हो गई, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव हो गई, इज इट ओके। तो हमने क्या देखा, अब क्वेश्चन ये आता है, हमने ये तो देख लिया इनकी शेप्स कैसी होती है, ये कैसे आया, ये मैं बताने जा रही हूँ कि क्वेश्चन ये आता है कि एस शेप स्फेरिकल क्यों होती है। क्वेश्चन यही आता है, स्फेरिकल क्यों होती है, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कैपेसिटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो पाए जाने की कैपेसिटी होती है वो चारों तरफ सेम होती है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, सब तरफ सेम होती है, इसलिए क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि वाई s orbitals are spherical in shape, because the probability of finding the electron is same in all the direction, that is why s orbital is spherical in shape. Is it okay? ये आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ बनता था, ठीक है। अब मुझे पता है अगर 1s है तो n कितना है, 1 है, और अगर 2s है तो n कितना है, 2 है, अगर ns नहीं, अगर सॉरी 3 है, 3s है तो n कितने, 3 है। अब मैं इनकी शेप बताने जा रही हूँ, ये है ना 1s, 2s और 3s की। तो इन्होंने ऑर्बिट ये बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बनाए हैं। तो इन्होंने कहा द ऑर्बिटल्स हैव ऑर्बिटल वेव फंक्शन। वेव फंक्शन पता है ना आपको क्या होता है, ये, ठीक है, वेव फंक्शन। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग, इट इज सिंपली ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स बताता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ कहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वो बताता है कौन, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये उसकी मूवमेंट बताता है, क्या बताता है, मूवमेंट। तो वेव फंक्शन सिर्फ मूवमेंट बताएगा। तो ये कह रहे हैं हाउ एवर फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स द प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन का अगर रेडियस के साथ आपने, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से कितने रेडियस पर है, अगर ये आपने ड्रॉ करना है तो बोलते उसके लिए सबसे पहले आपको, और वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है और उसका वेव फंक्शन क्या है, अगर आपको ये पता करना है तो उसके लिए
क्या हुआ, आपके सामने वेव फंक्शन स्क्वायर आया। क्या आया, वेव फंक्शन स्क्वायर एट, जो प्रोबेबिलिटी बता देगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट बता देगा, एक पॉइंट पे। तो बोलते ये जो है r और 1 का इसका डिस्टेंस डिफरेंट होगा, r और 2s मतलब का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो उसके लिए आपके पास ये डायग्राम सामने आएंगे और उसके लिए नोड्स आते हैं। क्या आते हैं, नोड्स। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स। ठीक है, इसके लिए 1 पे कोई नोड नहीं होगी, 1 के लिए कोई नोड नहीं होगी, ऐसा होगा सिंपली 1 के लिए, 1s के लिए। और इसके लिए एक नोड होगी, एक नोड। 2 के लिए 3 के लिए 2 नोड होंगी, इसके लिए एक नोड, और इसके लिए कितनी, 0 नोड। ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई 1s का नोडल एरिया कितना है, 2s का कितना है, 3s का कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और शेप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इन दैट पोजीशन। जैसे ये है ना, द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी रिड्यूस टू 0 इज कॉल्ड नोड्स। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ एक एरिया होगा, उसमें 1s में मतलब कोई भी नहीं है। ठीक है, और 2s में एक है, एक एरिया होगा, और 3s में 2। बस यही इसमें बताना होता है हमें, और इसकी जो है प्लॉट करना होता है, ये ग्राफ जो है द वेव फंक्शन। द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी यू एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, 1s और 2s के बताए गए। ये बी में ये 2s के हैं और ए में ये s के हैं। तो इसमें ये सीधा बनता है, क्योंकि इसमें कोई एरिया नहीं होता जिसमें फाइंड आउट ना हो। इसमें ये नोड है जहाँ पे नहीं फाइंड आउट होगा, ये जगह एक ये बनेगी, तो एक जगह जहाँ भी ऐसे बनेगी मतलब उस जगह पे 0 प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट होगी। जिस जगह 2 बनी, 3s में ये 2 बनेंगी। समझ आ रही है बात। तो आपको ये ड्रॉ करना कि ये पता करना, ये मान लो ये ड्रॉ किया हुआ आ गया और ये पूछा कि ये किसका है, तो बताना है बस। ड्रॉ करने भी नहीं आएगा, मुझे लगता बना हुआ ही आता है। ये कहाँ की बात कर रही हो आप, यहाँ पे तो ये सीधे हाँ हाँ क्वेश्चन दिया होगा। अगर कहीं आपको नहीं दिया है तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज दी होगी जिससे आप वेव नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 बाय लैम्डा। यही हो रहा है इसके साथ, 1 बाय लैम्डा। तो आप निकाल सकते हो फिर, अगर लैम्डा दिया है, यार ये क्या है, मेरे को मत दो ये। ठीक है, अब 1 बाय लैम्डा, तो आप वेव नंबर आराम से निकाल सकते हो, समझ लो। तो वैसे अगर जो पेपर वो होंगे वो निकले होंगे, दिया होगा क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया होगा तो कोई ना कोई ऐसी चीज दी होगी जिससे आप वेव नंबर निकाल सकते हो। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे पास ले आओ अगर नहीं निकल रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन बनता था वो मैंने आपको बता दिया है। एक ही क्वेश्चन बनता है कि एस जो एस है वो स्फेरिकल शेप में क्यों है, और प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं आपको लग रहा है कि कुछ और है तो मैं बता देती हूँ, दोबारा इसको रीड करके आपको। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स गिव ए फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। बोलते ये जो डेंसिटी स्क्वायर है ये हमें बता देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। इट in this representation a boundary surface or counter surface is drawn space for an orbital on which the value of probability density square constant. In principle, many such boundary surface may be possible. However, for example, orbital on that boundary surface diagram constant probability. बोलते जब आप वेव फंक्शन स्क्वायर की डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है या नहीं, तो जब आपको खाली जगह जहाँ पे नजर आएगी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0। और जहाँ पे ऑर्बिटल होगा, जहाँ ऑर्बिटल की बाउंड्री होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, 100% होगी। बोलते टेकन एज ए गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। ठीक है, जहाँ ये डार्क कर देंगे ना, डार्क, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द
बोलते ऐसे ही 1s और 2s में 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू ड्रॉ ए बाउंड्री सरफेस डायग्राम, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि यहाँ 100% है और यहाँ कम है, या प्रोबेबिलिटी स्क्वायर जो है 100% है इसकी वैल्यू। बोलते इससे हमें डिस्टेंस पता लग जाता है कि कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पड़ा हुआ है। इज इट ओके? तो क्योंकि जब हम एस की ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो सर्कुलर शेप आता है, ठीक है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इज इट ओके? बोलते ऐसी कई जगह आएंगी, ऐसी कई जगह आएंगी, 4s में 3 जगह आएगी जहाँ पे 0 होगी, 3s में 2 जगह आएंगी इसमें, और इसमें 0। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें, मतलब क्वेश्चन ही एक ही है कि वो डायरेक्शन जो है वो स्फेरिकल क्यों है। ठीक है, तो ईच पी ऑर्बिटल जो है ये किस शेप में होंगे, डबल शेप में होंगे, और इनके 2 लोब्स होंगे, 2 सेक्शंस कॉल्ड द लोब्स either side of, है ना, of the nucleus. The probability of density function is 0 on the plane where the 2 lobes touch each other. जहाँ पे ये एक दूसरे को यहाँ से, यहाँ पे no probability of finding the electron, no probability of finding the size, shape and the energy of the 3 orbitals are identical in तीनों ऑर्बिटल्स की, x की, y की और z की साइज, शेप और एनर्जी सबकी एक जैसी होगी, लेकिन जहाँ पे ये जुड़ेंगे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की 0 होगी, और सबके 2 लोब होंगे, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, और बीच में क्या होगी, 0 प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसका 0, यहाँ 0, एक प्लस एक माइनस। इज इट ओके? हाँ, तो इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन ये बनाने भी नहीं आएंगे कुछ, क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल क्या है, और कोई क्वेश्चन यहाँ बनता भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दी। बोलते इसी तरह के ऑर्बिटल्स आपके पास 5 होंगे, किसमें, इसमें, किसमें, डी में आपके पास क्या होंगे, 5 होंगे, और वो ऐसे होंगे, पी के तो पी एक्स ऐसे थे, और ये डी के 2 लगेंगे, इसका डी एक्स वाई है तो ये एक्स है ना, डबल शेप। ये अच्छा आपको ये मतलब सर्कुलर लग रहा है, पता क्या है, ये अकेले है ना तो बड़े बड़े बना दिए हैं, और ये बड़े सारे बनाने थे ना, 2 बनाने थे तो ये छोटे छोटे बना दिए, अदरवाइज ये अकेला होता तो भी इतने खोल के ही बनाते। बाकी तो ये डबल शेप ही है, ये भी डबल शेप है, ये भी डबल शेप है, ये भी डबल शेप है सारे। हाँ, ये पता है क्या है, ये सिर्फ डी जेड स्क्वायर है, एक ही है ये, और यहाँ इन्होंने 0 की प्रोबेबिलिटी बताई है। नहीं, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस तो ऐसे यूजुअली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होता है, वाई सीधा स्ट्रेट वर्टिकल। एक्चुअली ये जो जेड को शो करने के लिए इन्होंने इस तरह से खोला है इसको, ये अकेला था ना ये, इसको पूरी तरह से ओपन करके खोल के दिखाने की कोशिश की गई है कि ये अकेला इसमें डोमिनेट कर रहा है, इस केस में ये अकेला डोमिनेट कर रहा है, इसका ये फैक्ट आएगा, तो इसको शो किया। जैसे आपको ये यहाँ अजीब लग रहा है, वैसे आपको ये यहाँ इन सब के कंपेरिजन में अजीब लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये शेप्स आ गए, सब कुछ आ गया। एनर्जी मतलब ये ड्रॉ कर लेना, ये वाले इसमें अलग क्या है? क्या इसमें जैसे कि बॉडी नीचे को जा रहा है, ये वाई एक्सिस, आप ये कह रहे हो कि आप इसको ऊपर को भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा वाई है, इस तरफ को लिखो चाहे इस तरफ को लिखो, बात है क्या। नहीं बेटा, ना 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 ना, आपके ना ये जो है ना, ये जेड दिया है इन्होंने, देखो अकॉर्डिंग ये जेड है, ये वाई है और ये एक्स है, ऐसे ही याद करना है केमिस्ट्री में, समझ गए, ये वाई है, ये जेड है, देखो हर जगह यही जेड है, यही जेड है, क्लियर है। हाँ, और ये तो मैंने आपको बता दिया था कि किसको पहले भरना है और किसको बाद, और ये नोड का बता दिया कि कितनी नोड आएगी, n-1, समझ आ गया, क्योंकि पहले की तो 0 ही है। ये नोड फाइंड आउट करने का फार्मूला है, अगर आपको यहाँ से कर लोगे, ये हो गया। इसके बाद है एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, ये मैंने आपको सारी एनर्जीज कैसे बढ़ती हैं कैसे घटती हैं, ये सब मैंने आपको किसके बेस पे बताया है, लॉज के बेस पर, और वो प्रिंसिपल, ठीक है, ये एनर्जी। हाँ, अगर देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट और एक होती है डीजेनरेट स्टेट। जब सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो
तो उन्हें हम डीजेनरेट कहते हैं। जैसे मान लो एक्स वाई जेड की एनर्जी सेम है तो वो तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ऐसा होता है कि कई बार एस से ऊपर को पी को इलेक्ट्रॉन चले जाए, है ना, मतलब ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। समझ आ गई? तो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट समझ आ गई। वो चेंज कैसे होती है? जब जैसे मान लो कि इस इधर 2 जूल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे 1 जूल का, और इसको बाहर से कोई एनर्जी मिल जाती है और ये यहाँ से एक्साइट करके यहाँ चला गया, तो ये एक्साइट कर गया और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। और वो कौन सा केस होगा जिसमें डीजेनरेट? एक जैसे हैं, जैसे एक जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, तो ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। एक इंसान लेकिन अगर मैं यहाँ से एस और पी डीजेनरेट नहीं है, डीजेनरेट क्योंकि इसकी एनर्जी इससे डिफरेंट है। इज इट ओके? तो ये है। और इसके बाद जो आपको हाँ, अगर जैसे न्यूक्लियर, मैंने आपको जी मैन इफेक्ट और शार्क इफेक्ट बताया था, वो है इसमें ये क्या करें, वन हैंड ऑफ द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव जेड ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल्स। अच्छा, इसमें आपको ये भी बता दिए इन्होंने, यार ये टॉपिक तो डिफरेंट होना चाहिए था। ये टॉपिक इसमें ये कैसे ला सकते हैं? अगला चैप्टर कौन सा है? इसमें है ये टॉपिक, इसमें है ये टॉपिक्स, इसमें ये टॉपिक जो इधर डाल दिया इन्होंने कि ये शील्ड कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों नहीं समझ आएगा ये जब तक हम वो कुछ लाइन्स है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 3s 3p 3d 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स की लोअर एनर्जी होगी, इनकी हायर, ठीक है। फिर ये बता शील्डिंग और इफेक्ट होते हैं कि भाई अंदर वाला बाहर को कैसे शील्ड करता है, बाहर वाला कैसे शील्ड करता है, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें नहीं है ये, इसमें इस चैप्टर में है ही नहीं है, सिर्फ ये लॉ ना समझ जाने थे आपको, इसलिए थोड़ा सा बताया गया है आपको, लेकिन आपको लॉ समझ आ चुके हैं, ठीक है। फिर कैसे रिप्रेजेंट करना है? हाँ मतलब हाँ, जैसे मैंने ये बताया था आपको यहाँ पर, जैसे मेरे पास क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का मेरे पास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इसका आउटरमोस्ट शेल है। क्या है इसका? आउटरमोस्ट शेल है, ठीक है। अब ये इसका आउटरमोस्ट, इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, तो ये मेरे पास 3s है, 3s का मैंने एक बना लिया, आउटरमोस्ट शेल जितने हो वही बनाने हैं, बस उतने वही बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने। मैंने ये 3s का बना लिया और इसके साथ मैंने 3p के 5 है ना, हाँ 5 ही है, 3p मैम टोटल 6 होते हैं ना, हाँ, तो मैंने इसके 3 बनाने हैं, 1 2 3, और इसमें मैंने क्या करना है, इसके ये पूरे हैं और ये ऐसे, ये ऊपर से नीचे को आया, अब क्या होगा, ये नीचे से ऊपर को जाएगा, ऐसे ये नीचे और ये और ये हो गए पूरे। ऐसे ऐसे कई आपको ऐसे आएंगे जो डी भी होगा, जिसमें डी भी होगा और वो 3 का ही होगा, ठीक है। तब आप ये वाले भी बनाओगे 5 इसके साथ, समझे, और उसमें डी में जितने होंगे ऊपर वो यहाँ डाल 2 2 करके, एक पहले तो एक भरेगा, ये 2 2 करके, समझ आ गई बात? उठा लो चैप्टर कंप्लीट है आपका। हाँ, एक रीडिंग मारनी है आपने तो उसकी मार सकते हो आप। ये इन्होंने देखो कि 1s पहले भरा, फिर 2s, फिर 3s, फिर 3p, इस तरह से ये लोअर एनर्जी, फिर ये हायर, फिर उससे 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 हायर, फिर सबसे हायर एनर्जी का ये लास्ट में, ये इस तरह से फिल होंगे लाइन वाइज। 3p के बाद 4s इसमें 3d वापस, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है ना, इसलिए बाद में आता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम एज इट इज करना है जैसा, हाँ, ये 3p के बाद 4s, तो पहले 4s भरा है फिर 3d भरा है ना, हाँ, तो वैसे ही एनर्जी वैसी है ना। हाँ बेटा,
आ जाओ आप। टेक्सर टेक्सर आगे वापस समझा रही